नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार में। इंडोगमा डे 2 है और आज हमारे साथ मंच पर हैं प्रोफेसर विनीत पांडे। विनीत पांडे एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ राइटर हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपका एक सफ़र, एक आर्मी लवर, आपने आर्मी लवर थे, आर्मी में जाना चाहते थे लेकिन आप वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर, साथ के साथ एक एंटरप्रेन्योर और एक एक्टिविस्ट और प्रोफेसर भी रहे। तो क्या ये वो सफ़र था आपका, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सफ़र की कोई ख़ास विशेषता नहीं है। बस ये है कि आप चलते रहिए। चलते रहेंगे तो संभावनाएं आती रहती हैं, समस्याएं भी आएंगी। धीरे धीरे समस्याओं से लड़ना, जूझना, आगे बढ़ना, ये आता रहेगा। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो शुरुआत में किसी को नहीं पता होता कि जो मेरी शुरुआत है वो एक्चुअली यहीं तक एंड होगी। शुरुआत में मेरा कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन जब चलना शुरू किया तो सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो चलते चलते एक्टिविस्ट बनने का भी मौका मिल गया, बच्चों के अधिकारों की बात करने का मौका मिला। चलते चलते क्लासेस में पता चला कि और चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, और अच्छा पढ़ाया जा सकता है। उसी रास्ते मुझे ये भी पता चला कि स्टूडेंट्स के थ्रू अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं, उनके माइंडसेट कैसे हैं, साइकोलॉजी कैसी है, वेशभूषा, खान पान, बातचीत का तरीका। तो मेरा अपना लर्निंग, मेरा अपना एनलाइटनमेंट साथ साथ चलता गया और मुझे लगता है बस ये सफ़र अभी चल ही रहा है, चलता जाएगा। राइटर की मैंने आपकी बात करी, इंग्लिश लिटरेचर में आपने 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी। तो जो स्टूडेंट हैं वो राइटिंग का पार्ट बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं, तो क्या वो बेसिक चीज़ें अपने दिमाग में ध्यान रख के चलें कि अगर उन्हें कुछ चीज़ लिखनी है तो किन किन मुद्दों पर वो विशेष तौर अपना ध्यान रखें? देखिए, जब हम बोलते हैं राइटिंग, तो राइटिंग क्या है, अपने आप एक प्रोसेस है। तो आप, कुछ लोग डायरी राइटर्स होते हैं, पर्सनल इमोशंस लिख रहे हैं, तो डायरी राइटिंग भी एक राइटिंग ही है। अब अगर हम ये सोचें कि मुझे एक राइटर बनना है, तो या तो देखिए नेचुरली किसी का चॉइस है। किसी का चॉइस ये है कि मैं पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ और मैं अच्छा लिख सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को अपनी राइटिंग को शुरुआत से ही ना, मतलब थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। जैसे लिखते लिखते, प्रयास करते करते ये होता है कि आपकी राइटिंग काफ़ी सटीक हो जाती है। अच्छा, कुछ बच्चे जो लिटरेरी चीज़ें लिखना चाहते हैं, कहानियाँ लिखना चाहते हैं, कविताएँ लिखना चाहते हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप दिल की सुनिए, इमोशंस पे जाइए। दिमाग से सोच के लिखी हुई जो कहानियाँ हैं वो हज़ारों हैं, आर्टिफिशियल है। अगर आप इमोशंस को एक कलम के द्वारा सामने प्रकट कर देते हैं तो वो एक राइटिंग बहुत अच्छी होती है और उसमें भी समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज पहली बार कोई चीज़ लिखी और वो बहुत एक्चुअली रेयर केसेस में हुआ भी है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आप पहली बार कुछ लिखें और बहुत अच्छा हो जाए। आपको लगातार अपने आप को तराशना पड़ता है। सर, कहते हैं ऑब्जर्वेशन एक फिल्म राइटर के लिए या स्क्रिप्ट राइटर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर हम आजकल की इंडिया सिनेमास की मूवी देखें तो पुरानी जो क्या कहते हैं, जो बहुत ही फेमस मूवीज़ हैं उनकी रीराइटिंग चल रही है। यानी कि जो पुरानी मूवी पहले फेमस हो चुकी है उसी को दोबारा आज के जो राइटर हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर दोबारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आज के राइटर हैं उनमें ऑब्जर्वेशन की कमी है? क्योंकि वो तो बेसिकली बना तो वही रहे हैं जो पहले लोग देख चुके। देखिए, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि राइटर में ऑब्जर्वेशन की कमी है, क्योंकि जो फिल्म है, अगर हम ये कह रहे हैं, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जो फिल्म है वो पुरानी ही फिल्मों को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसमें राइटर का रोल कम हो जाता है। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे कमर्शियल कॉन्सेप्ट आता है। वो देखते हैं पहले हिट हो चुकी है, इसका मतलब पब्लिक को कहानी पसंद है, इमोशंस जुड़े हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अगर कुछ कम समय में कमर्शियली हिट कोई चीज़ बनाई जाए, तुरंत पैसे कमा लिए जाए, तो वो उसको वहाँ पे दोबारा से री इम्प्लीमेंट करते हैं। और राइटिंग में अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन और बेहतरीन हो गया और अच्छा हो गया। जो अगर हम कुछ मूवीज़ के एग्जांपल हम लेना चाहें, अभी गाली गुलियाँ करके एक मूवी आई है, एक जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, तो ये मूवी अपने आप के जब ये आई तो एक तरीके से ऑफ बीट थी, इस तरह के ट्रेंड नहीं चल रहे थे। लेकिन आज उन्हीं की वजह से ट्रेंड शुरू हो गए कि मिर्ज़ापुर की सीरीज जो है, 3rd सीरीज भी आ रही है, तो राइटर्स पहले से ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगे हैं। अब देखें, अगर हम चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत एक राइटर हैं और उनकी जो किताबें हैं वो मूवीज़ के स्क्रिप्ट बन जाती हैं। तो जब वो लिख रहे थे हाफ गर्लफ्रेंड, तो वो 2 महीने के लिए बिहार के किसी गांव में शिफ्ट हो गए थे ताकि वो एक्चुअली उस एक्सेंट को, उस माइंडसेट को समझ सकें। तो मेरे ख्याल से राइटर ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर रहा है। सर, जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम की और पहले के टाइम की, एक बहुत बड़ी चेंज हमने देखी, चाहे कोविड पैंडमिक हो। पहले हम फिल्म शूट करते थे तो एक काफ़ी बिग बजट में जाती थी, लेकिन आज हम ऐसे हैं कि एक फ़ोन से भी हम फिल्म शूट कर देते हैं। तो इसको आप फिल्मिंग के लिए कैसे देखते हैं कि एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि जो पहले बड़ी बजट की मूवी थी आज शॉर्ट बजट में भी तैयार हो जाती हैं और उसे हम आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। देखिए, इसके दो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। बड़े बजट की जो मूवी है वो बजट कैसे बढ़ता है, क्योंकि वो कहानी को और इन डेप्थ दिखाने के लिए बहुत सारा खर्चा लोकेशंस पे कर देते हैं, बहुत सारा ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्चुअली रियल लाइफ चीज़ उसमें बहुत खर्चा हो जाता है।
जब हमने देखा कोविड में लोग मोबाइल से चीज़ें बना रहे हैं, कुछ ऐप ऐसे आ गए जो आपको 1 मिनट 1.5 मिनट में कहानी नैरेट करने का तरीका दे रहे, तो नो डाउट वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सप्रेशन जो है आपका वो सामने आना शुरू हुआ। हाँ, उसके अगर हम कॉन्स की बात करें, नुकसान की बात करें, तो एक आदमी जो एक 2.5 या 3 घंटे में स्टोरी पोर्ट्रे करता है, स्टोरी में अनटिल अनलेस आपने जो इमोशंस को पोर्ट्रे नहीं किया, तो एक नॉर्मल फ्लैट स्टोरी जो है वो रिपीटेड क्लिशे हो जाती है। 1 या 1.5 मिनट में बहुत मुश्किल होता है कि आप वो इमोशंस को इस लेवल पे कर दें कि आपके जो ऑडियंस है उसको वो सीधा दिल पे जाए। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोबाइल के थ्रू फिल्म मेकिंग वगैरह हो रही है तो ये बहुत सारे लोगों को नया चांस देगा, तो ये अच्छी चीज़। सर, आपने 17 बार सेट का पेपर क्लियर किया, 8 बार नेट का किया और 2 बार JRF के किया। जो बच्चे इन कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप एक निचोड़ जो देना चाहेंगे, या कहते हैं टिप देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे कि कैसे वो तो अपनी तैयारी करें, और जैसे आपने अपनी अचीवमेंट हासिल करी किसी में रैंक 1 या रैंक 4, तो वो कैसे इस रैंक को हासिल करें? देखिए, मल्टीपल एग्जाम्स दे के मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप एक्चुअली दी हुई चीज़ों को, जैसे आपके सिलेबस हैं या आपके कोई अच्छे टीचर हैं, जो टीचर्स होते हैं वो एक लिखा हुआ सिलेबस देख के नहीं चलते, वो सिलेबस के साथ पुराने पेपर्स, उसी टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब देख के चलते हैं। तो अगर आपको कोई एक अच्छा टीचर मिल जाता है या आपके पास एक अच्छा सिलेबस है जो आपको पता है ये पढ़ के पास हो, तो मैंने इतने एग्जाम देके एक चीज़ सीखी है कि एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ एक हवा बना रखा है। देखिए एक होता है शेयर्ड हिप्नोसिस। एक शेयर्ड हिप्नोसिस क्या होता है कि आज आप सड़क पे जाइए, 10 लोगों को पूछिए कि IAS का एग्जाम कैसा होता है, वो कहेंगे बहुत टफ होता है, IAS तो हर कोई नहीं बनता। अरे भैया, IAS तो बहुत बड़ी बात है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछिएगा, सर आपने IAS दिया है? 10 में से 9 ने नहीं दिया होगा। बिल्कुल। तो आपने नहीं दिया, आपको कैसे पता टफ है भाई? क्योंकि किसी एक से सुना, उसने 10 लोगों के दिमाग में फेलियर ताला लगा दिया। हमें वो अनलॉक करना है, हमें बताना है हम कर सकते हैं। जब सब कहते हैं IAS कोई नहीं बनता, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं फिर वो क्यों तैयारी कर रहे हैं? जी, उन्हें तो वो सब कुछ छोड़ के पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो उनका ताला लगा है दिमाग पे, उन्होंने उसको अनलॉक किया। उनको पता है कि मेहनत जो है वो चाबी है, मैं कर दूंगा। आप जिस बॉस यूनिवर्सिटी के इस स्टूडियो में बैठे हैं, CMT डिपार्टमेंट के द्वारा जो बनाया गया, तो इसके बारे में, और जो संचार टीम मीडिया कवरेज करती है, जो इवेंट हैंडल करती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ यूट्यूबर मैं अप्रॉक्स 50+ स्टूडियोज देख चुका हूँ। मैंने NDTV का भी स्टूडियो देखा था, और इतने सारे स्टूडियोज देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक का फाइनेस्ट स्टूडियो है। द बेस्ट थिंग इज कि ये आप बच्चों ने, जो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यंग जनरेशन के बच्चे बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ पे हैं, आपके अपने आइडियाज़ हैं। और जो मैंने एक चीज़ और अच्छी ऑब्जर्व की, आप में से कोई ऐसा नहीं है कि किसी को एक को स्क्रिप्ट आती है, तो दूसरे को कैमरा आता है, तो तीसरे को फोटो आती है। आप सभी चीज़ों में हैं। तो ओवरऑल क्या है, दिस गिव्स यू बेटर आइडिया, बेटर अंडरस्टैंडिंग। और जब एक टीम बन के काम कर, जो टीम वर्क मुझे यहाँ नजर आया, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी हमें अपना समय देने के लिए। ऐसी तमाम शोज के लिए देखते रहिए YMC संचार को। मैं हेमंत शर्मा, कैमरामैन सौरभ कुमार के साथ।